Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Now we will discuss about ISOQuant Curve. ISOQuant Curve या ISO प्रोडक्ट कर्व भी हम इसको बोलते हैं। ISOQuant कर्व होता क्या है इसके रिगार्डिंग देखिए। आइसो मीन्स ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है इक्वल। आइसो मीन्स क्या होता है? आइसो मीन्स इक्वल। और क्वांट मीन्स ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांट मीन क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांट मीन क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि आइसो जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और क्वांट जो है वो लैटिन वर्ड है। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। राइट साइड ऑफ आइसो क्वांट गिव हायर आउटपुट। कि आइसो क्वांट के जो राइट साइड होता है वो कैसा आउटपुट देता है आपका? हायर। देखिए कैसे बात, जैसे ये आइसो क्वांट करो हो गया। अब इसकी जो ये राइट साइड है ना, ये इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? आइसो क्वांट जो ये मान लीजिए इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। अगर मान लें कि यहाँ 100 यूनिट का आउटपुट है तो यहाँ कितना होगा? 200 यूनिट का। यानी कि जो राइट साइड सरकेगा ना तो इसको हम बोलते हैं क्या? हायर आउटपुट। अगर सपोज करो ये लेफ्ट साइड आ जाए, यहाँ पर आइसो क्वांट बन जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 50 यूनिट। यानी ये कम हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड आइसो क्वांट विल गिव लोअर आउटपुट। तो एक आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला है वो आपको करना है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये आपको याद करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कैपिटल, चेंज इन लेबर। चेंज इन कैपिटल और चेंज इन लेबर, ठीक है ना। और चेंज इन कैपिटल को क्या बोलते हैं? MPPC। चेंज इन कैपिटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? MPPC के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। आपको याद हो तो एक हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक हमने पढ़ा था क्या? एक हमने पढ़ा था MRS। क्या पढ़ा था? MRS। और ये क्या है? MRTS। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो कमोडिटी होती है। दो कमोडिटी क्या से? लाइक एप्पल और आप ले सकते हो बनानास, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? दो इनपुट होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? गुड्स। और यहाँ पर क्या था? इनपुट, लाइक कैपिटल, लेबर। आप ये ले सकते हो, कैपिटल और लेबर आपका यहाँ पर, लेबर का यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, MRS जो था ये आपको याद हो तो आपने जो IC क्रो बनाया था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो IC क्रो के लिए यूज किया जाता है ये। और ये है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है इसमें? नेक्स्ट वन इसका क्या देखा? MPPC। क्या दे रखा है? MPPC। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, M का मतलब मार्जिनल। M का मतलब क्या होता है? मार्जिनल। P का मतलब होता है फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल। और नेक्स्ट P का मतलब होता है प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल। क्या कर सकते हैं? फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए, ठीक है। मार्जिनल फिजिकल। देखो फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल का मतलब तो आपका एडिशनल। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब सर कि आपने इनपुट कितना डाला है और आपका आउटपुट कितना आया है। क्योंकि हम किस चीज की बात करते हैं सर? यहाँ हम बात करते हैं फैक्टर की। तो इनपुट कितना डाला और आपका आउटपुट क्या हुआ, उसको फिजिकल प्रोडक्ट के थ्रू हम पढ़ते हैं। मार्जिनल का मतलब एक एडिशनल इनपुट डालने से आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल फिजिकल जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल के रिगार्डिंग हो सकता है या फिर लेबर के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और एक डिफरेंस याद रखना है MRS और TS का। MRS का मतलब क्या होता है सर? आप बोलोगे MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो IC क्रो पे इंप्लीमेंट हम करते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और वहाँ पर दो कमोडिटी होती है। यहाँ पर MRTS जो हम ये आइसो क्वांट पे लागू करते हैं। यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं, दो इनपुट होते हैं जिसको हम कैपिटल और लेबर लेकर चले हुए हैं। क्वांट मैप क्या होता है? देखिए, ये था आपका आइसो क्वांट करो 1। अगर इसको मैं बना दूं आइसो क्वांट करो 2, अगर इसको मैं बना दूं आइसो क्वांट करो 3, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो क्वांट मैप। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए? आइसो क्वांट मैप। यानी कि ये मैप है, MAP, ठीक है। रिज लाइन क्या होती है? रिज लाइन वो लाइन होती है जिसके अंदर रहकर
एक ये सॉरी इकोनॉमिक रीजन और रिज लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो रिज लाइन का मतलब जो आपकी ओरिजिन से निकलती है और आइसोक्वांट कर्व को कट करते हुए राइट की तरफ जाती है। तो रिज लाइन देखिए आपने जो ड्रॉ कर रखी इसमें दिख जाएगी। और जो इसके अंदर का रीजन होता है, जो ये हमारे लिए एक प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है, ये प्रॉफिटेबल रीजन होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन। क्या बोलेंगे इसको? इकोनॉमिक रीजन। और जो ये है आपकी डी से एफ तक, ये भी क्या है आपकी रिज लाइन है। और जो ए से लेके सी तक है ये भी क्या आपकी रिज लाइन है। क्या है ये? रिज लाइन, रिज लाइन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इकोनॉमिक रीजन जो रिज लाइन के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन करता है एक प्रोड्यूसर तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, यहाँ पर भी प्रोडक्शन कर सकता है। क्योंकि देखो आइसोक्वांट करो हम यहाँ भी बना देते हैं ऐसे, आइसोक्वांट 1, और इसको अगर हम और आगे लेके जाएं तो इसको आइसोक्वांट 2 बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जो इस एरिया के अंदर प्रोडक्शन करने से उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन दे रखा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या दे रखा है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी मिनिमम एट आउटपुट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए मैं इसको ड्रॉ करके बनाता हूँ। यहाँ पर ये दे दिया आपको आइसोक्वांट। ठीक है, अच्छा आइसोक्वांट आपको दे दिया गया है। अच्छा कोस्ट लाइनों का अलग से बनाते हैं। आपको याद हो तो हमने बजट लाइन बनाई थी किसमें? हमने बजट लाइन बनाई थी आईसी कर्व में। किसमें बनाई थी? आईसी कर्व में। ऐसे ही वो था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको अगर सपोज करो यहाँ में ए लिख देता हूँ, यहाँ में बी लिख देता हूँ, तो इसको बोलते हैं क्या? आइसो कोस्ट लाइन। क्या बोलते हैं? आइसो कोस्ट और लाइन। ठीक है, अब जैसे आप ये बनाओगे आइसोक्वांट करो, ये हो सकता है सर ऐसे भी हो, एक मान ले कि आइसोक्वांट करो 1, हो सकता है सर सेकंड वाला ऐसे भी हो जाए, आइसोक्वांट करो 2, हो सकता है ऐसे भी हो जाए, आइसोक्वांट करो 3। ठीक है, एक आइसोक्वांट पर एक सा प्रोडक्शन होता है। लाइक अगर ये पहले दे रखा है तो यहाँ पर कितना होगा? 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होता है। यहाँ पर 200 का, यहाँ पर 300 का। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर राइट शिफ्ट हो रहा है आइसोक्वांट तो ज़्यादा आउटपुट होता है। लेकिन अपना बजट कितना है सर? अपना बजट यहाँ पर भी हम प्रोडक्शन यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, यानी कि 3 पॉइंट दे दिया आपको। अब ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं इनमें से हमें कौन सा चूज करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, अगर इसको हम चूज करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट जेड है। अगर हम एक्स और जेड पॉइंट को चूज करते हैं तो आइसोक्वांट हम 100 यूनिट प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए सर? इससे अपर वाला। लेकिन अपर वाला आपने देखा हो तो ये जो 3 है ये तो इसके रीजन में नहीं, एरिया में नहीं, इसके बजट से बाहर है, तो ये आप ये कर नहीं सकते यहाँ पर। तो कौन सा बचा सर? हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो अपने बजट में भी हो और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता हो या मैक्सिमम आइसो क्वांट करो को टच करता हो, ऐसी बजट लाइन। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका मान लीजिए सपोज कर वाई। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया आपका। ठीक है ना, तो यही इसमें दिया गया। देखिए कॉस्ट लाइन अलग अलग दे रखी है, लेकिन क्या है जहां पर ये आइसो कोस्ट लाइन में आइसो कोस्ट लाइन को टच करता है, कौन सा? आइसो क्वांट। ठीक है ना, आइसो क्वांट करो जहां पर टच करता है, मान लेंगे यहाँ पर 100 यूनिट, तो आपको ये पर सेट करना चाहिए। ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन ऑन एक्सपेंडिंग साइज ऑफ फर्म बाय प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट इन लॉन्ग रन। देखिए लॉन्ग रन के अंदर अब आपके पास क्या दे रखा है? जैसे ये दे रखा है आइसोक्वांट को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2 और ऐसे क्या करते हैं आइसोक्वांट 3। ठीक है ना, ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन। अब आपको क्या कॉम्बिनेशन कैसे? ये सर यहाँ पर तो हम लिखते हैं कैपिटल और यहाँ हम क्या लिखते हैं? लेबर लिखते हैं। ठीक है, अब जो इनके मिनिमम पॉइंट देखो, अगर आपके पास बजट लिमिटेड है तो आप क्या करोगे? सिर्फ आइसोक्वांट 1 पर यहाँ पर रहोगे। अगर आपके पास बजट बढ़ गया तो आप इसके मिनिमम पर चले जाओगे, और अगर बजट बढ़ गया तो इसके मिनिमम पर चले जाओगे। ठीक है ना, ऐसे आप करते चले जाओगे। तो इन सब को आइसोक्वांट करो के सबके मिनिमम पॉइंट को अगर हम इसको टच करते हैं तो इसको बोल देते हैं एक्सपेंशन पाथ। क्या बोल देते हैं इसको? एक्सपेंशन पाथ। यानी कि ऐसे लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस बढ़ता चला जाता है, रिसोर्स बढ़ते चले जाते हैं। आपका पहले बजट मान लिया कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी आती थी, अब आपका पास बजट और बढ़ गया, आइसो कॉस्ट तो इतनी आ गई, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। रिटर्न टू स्केल से पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। इसके बारे में बात कर देते हैं।
रिटर्न टू ए फैक्टर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। देखो रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म के अंदर होता है और रिटर्न टू फैक्टर ये आपका किस में होता है, शॉर्ट रन में। किस में होता है, शॉर्ट रन। यहाँ लिख देता हूँ इन शॉर्ट रन। आपको पता है सर शॉर्ट रन में एक फैक्टर क्या होगा सर, कम से कम एक फैक्टर आपको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। सपोज करो हम कैपिटल को कांस्टेंट मान लेते हैं। यह जम्पशन है कि हम कैपिटल और लेबर दो फैक्टर लेके चलते हैं, वैसे चार होते हैं, कैपिटल, लेबर, लैंड और आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। यहाँ पर दो फैक्टर लेके चलते हैं, तो एक फैक्टर कैपिटल को हमने मान लिया क्या, कांस्टेंट, और नीचे क्या लिख दिया, लेबर। क्या लिख दिया, लेबर। अब इसने बोला कि अगर आपको यहाँ पर इतना आउटपुट करना है तो पहले लेबर लगाओगे इतनी, अब आपको फिर ज़्यादा आउटपुट करना है, मतलब आपने क्या किया, अगर सपोज करो आपको इतनी लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है पहले कोई भी 100 यूनिट बनाने के लिए, किसके लिए, 100 यूनिट बनाने के लिए। अगली नेक्स्ट 100 यूनिट बनाने के लिए आपको मान लेंगे लेबर इससे कम चाहिए, फिर और इससे कम चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा सर, आपकी जो इनपुट है, लेबर मतलब इनपुट, देखो कैपिटल तो कांस्टेंट है, तो अगर आपकी इनपुट पहले ज़्यादा और फिर कम और कम होती 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 कम तक चली जाती है, लेकिन आउटपुट अगर मैं मान लिया, क्या किया, आउटपुट मतलब पहले आप 100 यूनिट पे, पहली 100 यूनिट पे आउटपुट ज़्यादा, पहले 100 यूनिट का जो अगर आप आउटपुट कर रहे हो उसके लिए इनपुट ज़्यादा चाहिए, फिर नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए कम चाहिए, फिर नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए कम चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि सर आपका जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर हम इसको बोलते हैं, कि आपकी रिटर्न बढ़ रही है। क्या हो रही है, आपकी रिटर्न बढ़ रही है। ऐसे ही नेक्स्ट हम अगर ड्रॉ करें इंक्रीजिंग के बाद, अगर आपको डिक्रीजिंग के अंदर दिखाना है, यहाँ तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। अगर पहले यूनिट क्या करनी है, पहले आप 100 यूनिट बनाने के लिए पहले 100 यूनिट के लिए लेबर आपने क्या किया, कम यूज किया, फिर नेक्स्ट 100 के लिए लेबर थोड़ा ज़्यादा, और फिर अगले 100 के लिए आपने लेबर ज़्यादा यूज किया। मतलब आप इनपुट ज़्यादा यूज कर रहे हो, यूनिट वही बना रहे हो 100, यहाँ भी 100 यूनिट बनाए, यहाँ भी 100 यूनिट बनाए, यहाँ भी 100 यूनिट बनाई, यहाँ भी 100 यूनिट बनाई। इस 100 यूनिट के लिए लेबर आपको इतनी चाहिए, अगले 100 यूनिट के लिए लेबर ज़्यादा, उससे अगले के लिए ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। कॉस्ट ज़्यादा का मतलब क्या होता है, रिटर्न कम। कॉस्ट ज़्यादा का मतलब क्या होता है, रिटर्न कम। तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। अगर सपोज करो ये कैपिटल है और पहले भी आपको इतनी यूनिट देनी, लेबर की इतनी यूनिट लगाते थे, और अब भी सेम साइज में यूनिट लगा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। तो आपको ये और ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में रिटर्न टू ए फैक्टर बनता है, ठीक है। दे रखा है रिटर्न टू ए स्केल के अंदर, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट टू ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट। यानी कि आउटपुट की क्या रेशियो है, डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है ना। अगर आपने इनपुट ज़्यादा डाला है आउटपुट कम है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। अगर आपने इनपुट कम डाला आउटपुट ज़्यादा डाला है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। और इनपुट आउटपुट दोनों बराबर है तो आपकी कांस्टेंट सिचुएशन आ जाएगी। तो क्या कुछ कह रखा है इसने यहाँ पर, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, रेशियो द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिटर्न टू ए स्केल इन द प्रोडक्शन फंक्शन। किसमें, हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट, द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड। फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप दो चीज़ें यूज कर रहे हो। फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट में क्या आ सकता है, जैसे प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, आउटपुट को इसने क्यू, चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू से दिखा दिया, और इनपुट को इसने चेंज इन आज किसके, लेबर के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग दे रखी है, लेबर के रिगार्डिंग दे रखी, कितने घंटे काम किया। अगर इनपुट कम है, ऑब्वियसली बात है क्या है, इनपुट कम है, जैसे ये अपने मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। देखिए अगर यहाँ मैंने लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 1, तो आंसर क्या आ गया 2, एक से ज़्यादा। सपोज करो यहाँ लिख देता 1, नीचे भी 1 लिख देता, तो आपको क्या बोलोगे, सर ये 1 आ गया। सपोज करो मैं ऊपर 1 लिख देता हूँ, जो आपका ये आउटपुट है, और नीचे इनपुट में लिख देता 2.5 आ गया, यानी कि 1 से कम। अब आप बताओ, आपने लगाया तो एक लेबर और आपको मिला डबल, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए स्केल। देखो अगर कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन, यही ना कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला, तो इसका अगर आंसर 1 से ज़्यादा आता है, क्या आता है, 1 से ज़्यादा आता है, इट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आंसर 1 के बराबर आता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर 1 से कम आता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हम इसको बोल सकते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, जो आप सेल करते हो, क्या करते हो, जो आपने सेल की उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू बोल देते हैं। सेल को हम क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू बोल देते हैं। तो क्या कुछ दे रखा है,
द अमाउंट ऑब्टेन बाय प्रोड्यूसर, जो अमाउंट एक ऑब्टेन करता है प्रोड्यूसर थ्रू द सेल ऑफ कमोडिटी, थ्रू द सेल ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इनकम और रिवेन्यू, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। टोटल रिवेन्यू कैसे निकालेंगे सर? एक जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, मान लेके आपने बना दिए, सपोज करो शूज बना दिया, शूज के पेयर बना दिए, तो ये जो शूज के पेयर बनाए, एक पेयर का जो प्राइस है वो इंटू कितनी यूनिट आपने बेची, यूनिट बोलो या क्वांटिटी बोलो, आपको आपकी मर्जी है, कितनी यूनिट या क्वांटिटी आपने बेची है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो वही इसमें बोला गया है, क्या बोला गया इसमें भी, प्राइस को एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। एवरेज रिवेन्यू का मतलब प्राइस पर यूनिट, एवरेज रिवेन्यू मतलब पर यूनिट रिवेन्यू कितना हुआ, पर यूनिट रिवेन्यू मतलब जो उसका प्राइस है वही, और क्या होगा मतलब क्वांटिटी। अगर आपके पास टोटल निकाल दिया, टोटल का फॉर्मूला क्या हो गया, AR, या आपको आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, आप कैसे यूज कर सकते हो, या तो बोल सकते हैं P इंटू क्यू, ये भी TR का फॉर्मूला है, या TR का फॉर्मूला क्या है सर, AR इंटू क्वांटिटी, आप ऐसे ही बोल सकते हो। अब अगर AR निकालना है, AR को इसी साइड रख लो, तो क्या हो जाएगा, TR डिवाइड बाय में क्वांटिटी, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये AR का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, वैसे तो चेंज इन टोटल रिवेन्यू आप बोल सकते हो कि टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आता है वो मार्जिनल रिवेन्यू को दिखाता है पर यूनिट के हिसाब से। या फिर आपको एक तरीका और है इसको करने का, कैसे कि अगर मान लिया कि क्वांटिटी दे रखी है 1 to लेकर 8 तक, और प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, पहले देखो अगर 1 यूनिट खरीद रहे हो तो 10 रुपये प्राइस दे रहे हो आप, अगर आपको प्राइस 9 रुपये हो गया तो आप 2 यूनिट खरीद लोगे। कहने का मतलब प्राइस का कम होना तो क्वांटिटी का बढ़ना है, तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। TR का फॉर्मूला क्या होता है, TR का फॉर्मूला P इंटू क्यू। P कितना है सर, P है 10, क्यू कितना है 1, तो 10 आ जाएगा। P कितना है सर 9, क्यू कितना है 2, तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही P कितना है 3 और क्यू कितना है क्या, वो 8, तो 24 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया सीधा। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो अगर मैं किसी को भी उठा लेता हूँ रैंडमली, 10 को उठा लेते हैं, टोटल रिवेन्यू कितना, आप बोलो सर 10, क्वांटिटी कितनी 1, तो कितना आ जाएगा 10, टोटल रिवेन्यू कितना 18, क्वांटिटी कितनी 2, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है। ऐसे ही लास्ट में करते हैं, तो टोटल रिवेन्यू कितना है 24 और क्वांटिटी कितनी है 8, तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज रिवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, देखिए मार्जिनल रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू के डिफरेंस से निकालते हैं। अगर सपोज करो मैंने है ना वैसे रैंडमली उठा रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको n मानता हूँ तो इससे पीछे वाले क्या मानूंगा n-1, इससे पीछे वाले को n-2 और इससे पीछे वाले को n-3। वेरी गुड। अगर इसे हम आगे चले तो आगे चले तो आप बोलोगे सर इसको बोलेंगे n+1, इसको बोलेंगे n+2, इसको बोलेंगे n+3 और इसको बोलेंगे n+4। और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू। अब चेंज किस में होगा, पहले वाला प्रीवियस यूनिट में और करंट यूनिट में। आप मान लीजिए सपोज करो आपने ये वाला उठा लिया, क्या उठा लिया, ये दोनों पेयर उठा लिए 28 और 24, क्या उठा लिए 28 और 24। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू इजकल टू टोटल रिवेन्यू, कौन सी यूनिट उठाई n ना, n कर दोगे माइनस, क्योंकि घटाना तो है, और फिर क्या करेंगे n-1, टोटल रिवेन्यू n-1। तो कितना आया 28 माइनस 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 4 आंसर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर सपोज करो आपने ये वाला उठा लिया, सर मेरे को दोनों पहले ये उठाने हैं, तो आप ऐसे भी उठा सकते हो। इसको फॉर्मूला कैसे बना दो, टोटल रिवेन्यू n-2, फिर माइनस का सिंबल, टोटल रिवेन्यू n-3, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपने कहा सर मेरे को ये पेयर उठाने हैं, तो क्या कर लोगे, टोटल रिवेन्यू n+4 माइनस टोटल रिवेन्यू n+3, तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 28, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब n को मैंने 28 माना है, तो आप किसी को भी मान सकते हो। कहने का मतलब इससे तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा, और इससे पीछे क्या होगा आपका कम होगा। तो अगर आप एक पेयर उठाते हो कोई भी +3 का उठाते हो, तो उससे एग्जैक्ट जो प्रीवियस है उसको घटाना है, तो +2 का घटा दोगे आप। तो ये आपका सिंपल सा है, आप इससे फॉर्मूला बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रिवेन्यू होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि देखो परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि जो गुड्स का प्राइस होता है वो इंडस्ट्री तैयार करती है और फर्म को वो मानना पड़ता है। ठीक है। अगर 1 यूनिट बेचने से अगर 5 रुपये कमा रहे हो आप, 1 यूनिट बेचा, या अगर हम नीचे क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्वांटिटी 5 रुपये है, तो दूसरी यूनिट बेचोगे तो कितने हो जाएंगे सर 10, तीसरी बेचोगे तो कितने हो जाएंगे 15, चौथी यूनिट अगर हम सेल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
ठीक है ना, चौथी यूनिट में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। अगर सपोज करो आपको 5वीं यूनिट भी बेचनी है, क्या बेचनी है, 5वीं यूनिट भी आपको बेचनी है, तो कितना हो जाएगा 25। तो इसलिए जो टोटल रिवेन्यू है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर एक यूनिट भी नहीं बेची, टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा 0। ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 45 डिग्री में जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो टोटल रिवेन्यू का कर्व है 45 डिग्री पे बनता है। वेरी गुड। इसके अलावा जो 45 डिग्री तो आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम टोटल रिवेन्यू को शो करते हैं तो क्या होता है ये, आप बोलो सर, प्राइस, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू। ये हमें हॉरिजॉन्टल कैसे आए, इसके लिए हम ये टेबल पढ़ते हैं। क्या कुछ इस टेबल में दिया गया है, देखिए 1 2 3 4 5, जैसे हमने अभी प्रीवियस में किया था। प्राइस दे रखा है सेम, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है, सेम होता है। जो इंडस्ट्री तैयार करती है वही मानना पड़ता है। टोटल रिवेन्यू कैसे करते हैं, आपको फॉर्मूला भी याद है। तो प्राइस इंटू डी क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। 5 प्राइस क्वांटिटी 1, 5 प्राइस क्वांटिटी 2, ऐसे निकाल लोगे। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू कितना है 5, 5 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 1, ऐसे कर करके एवरेज रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू को अभी करके आए थे, क्या करना है, तो डायरेक्ट ही कर दो। अब तो पहली यूनिट तो आप सेम की सेम लिख दो, क्योंकि पहले इससे पहले क्या होगा, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अगर 0 ये है तो 0 प्राइस या कुछ भी लगा लो, कुछ भी नहीं बनाया तो हम सारा ऐसे लगा के चलते हैं। तो 0 5 में से 0 गई तो आपके 5 ही आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5। ये देखो, आपने देखा तो मार्जिनल रिवेन्यू भी 5 है, एवरेज रिवेन्यू भी 5 है, और प्राइस भी 5 है। ठीक है ना, तो सारे क्या है, ये 5 दे रखे हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है ये देखिए, मान लीजिए 5, क्या लिख दिया मैंने 5, प्राइस कितना 5, MR कितना 5, AR कितना 5। तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्राइस है और मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, सारे के सारे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, सारे सारे हॉरिजॉन्टल दिखाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। किसमें दिखाए जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल दिखाए जाते हैं। मोनोपोली के अंदर AR और MR क्या होते हैं, डाउनवर्ड बनते हैं। आपको एक चीज़ पता हो तो अगर मान लिया सपोज करो AR, अगर AR अगर बढ़ता है तो MR उससे तेज गति से बढ़ेगा। क्या होगा, MR उससे तेज गति से बढ़ता है, MR। ठीक है, फिर कहीं कट करेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर MR गिरेगा तो उससे तेज गति से गिरेगा और AR बाद में गिरेगा। यानी कि देखो, बढ़ेगा तो MR जल्दी बढ़ेगा, गिरेगा तो MR जल्दी गिरेगा। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। तो क्या वर्क है, देखिए यहाँ पर अगर मैं हाफ पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन उठा के चलता हूँ, अगर मान लें कि इससे डायग्राम हम बनाते हैं तो MR जल्दी गिर रहा है, AR बाद में गिर रहा है। ऐसे ही इसमें आपने देखा होगा सेम दिख रहा है AR और MR। तो आप बोलो सर इसमें डिफरेंस क्या है, ये है मोनोपोली कंपटीशन, ये इम्परफेक्ट के अंदर ये है मोनोपोलिस्टिक। क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया गया है। ठीक है ना, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया, आपने देखा तो सर यहाँ पर गैप थोड़ा कम लग रहा है और यहाँ पर गैप क्या है, थोड़ा ज़्यादा। तो बस यही इसका जो क्रक्स है वही है कि ये तो होता है मोर फ्लैटर, क्या होता है, मोर स्टीपर, और ये क्या होता है, मोर फ्लैटर, ये फ्लैटर होता है। बस इतना गैप, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, डिमांड लेस देन 1, और यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, मोर देन 1। तो ये आपको याद करना है, लेस देन 1 और मोर देन 1 के रिगार्डिंग। एनालिसिस, इसके अंदर क्या दिया गया, कॉस्ट क्या होती है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। यानी भी किसी भी कमोडिटी का जो आप प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर लगते हैं, जो टोटल पैसे आपके रुपए लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम कॉस्ट बोलते हैं। अब कॉस्ट को अलग अलग डिफाइन किया गया, किस किस टाइप की कॉस्ट होती है। एक होती है आपकी मनी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब इसको आप आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कि जब आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर किसी को देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मली एक्सटर्नल फैक्टर को दिया जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जब आप काम करते हो उसका पैसा आप खुद ही रखते हो। देखिए, अगर आप मान लिया कि आपके घर मिस्त्री लगे हुए हैं, तो अगर आप बाहर से जो हेल्पर बोल लो मिस्त्री के लिए, मिस्त्री की सैलरी तो आप पे करते हो, वेजेस जो उसको पे करते हो वो तो एक्सटर्नल में ही है। लेकिन अगर आप हेल्पर की जगह खुद काम करते हो तो वो तो आ जाएगा आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या आ जाएगी,
इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर आप हेल्पर को भी बाहर से हायर करते हो तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्सप्लिसिट। मतलब आपने कोई काम किया, उसके पैसे बाहर पे करने पड़े तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नहीं पे करने पड़े तो उसके इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी तरह आपने पता हो तो 4 फैक्टर होते हैं, एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और फोर्थ वन अपना आता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड को हम क्या देंगे, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को क्या मिलती है, वेजेज, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप बाहर से हायर कर सकते हो तो इसके लिए जो कॉस्ट आती है उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो ओनर होता है उसको जो प्रॉफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। यानी कि आप बोल सकते हो कि इन चारों फैक्टर की इनको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है इन टोटल को बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्शन में आपको पता है, देखो लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेज, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सा, प्रॉफिट। और जो ये प्रॉफिट होता है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसा होता है ये सर, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसलिए याद रखना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी ही इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, इम्प्लिसिट कॉस्ट फिर नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा, तो आप इसी का बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट या नॉर्मल प्रॉफिट, एक ही बात अगर एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक आता मनी कॉस्ट, मतलब जिसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट बनाता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट रेफर टू द एफर्ट एंड सेक्रीफाइस मेड बाय द वर्कर और द ओनर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। यानी कि किसी भी कमोडिटी का जो प्रोडक्शन करते टाइम आपको जो एफर्ट और सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, जो एफर्ट और सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट। और रियल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, सोशल कॉस्ट। फिर आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। यानी कि दो ऑप्शन है, ए और बी। अगर आपने ए सेलेक्ट कर लिया तो जो बी का आपने छोड़ दिया, जो सेक्रीफाइस कर दिया, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। एक आता है पास्ट कॉस्ट और एक आता है फ्यूचर कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो कि आपने पास्ट यानी कि पास्ट में की है, जो भी आपकी लागत लगी है उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, सिंपली है। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर जो आप खर्चा करने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर, और लॉन्ग रन के अंदर जो आप लंबे टाइम यानी कि 1 साल के बाद तक का ऐसा खर्चा जाएगा, आपने कोई एसेट ले आई, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। जनरल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। फिक्स कॉस्ट आर फिक्स इन शॉर्ट रन। देखो शॉर्ट रन के अंदर 2 टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स और आपकी वेरिएबल। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होती है, सारी कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल ही होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको मैनेजर या मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है, अनकंट्रोलेबल जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, वो क्या होती है आपकी अनकंट्रोल। जैसे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर जो कॉस्ट डिपेंड होती है उसको क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल। इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कॉस्ट लाइक जैसे हम पास्ट में पढ़ के आए थे कि आपने एक मशीनरी कितने में परचेज की थी, एक्चुअल वैल्यू कितनी है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आज 5 साल 10 साल बाद में अगर वही मशीनरी खरीदनी हो तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, वो क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लाइक अगर आपने मान लिया कि 1 लाख रुपए मशीनरी खरीदी थी 10 साल पहले, 10 साल बाद अभी वो उसकी वैल्यू होगी 1,50,000 में अगर आप लेना चाहते हो, तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल देंगे। ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो होती है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कुछ लेके आते हो। लाइक पहले एक मशीनरी थी, फिर आपने दूसरी मशीनरी और परचेज कर ली, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्लूड एनी एडिशनल थिंग इन बिजनेस। ठीक है, कॉस्ट कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। संक कॉस्ट वो होती है डूबी हुई लागत। क्या होती है, डूबी, जो डूब गई, जिसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, संक कॉस्ट होते हैं। ठीक है। आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट या बुक कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो ये संक कॉस्ट वाला याद रख लेना आप। संक कॉस्ट क्या होती है, डूबी हुई लागतें। आउट ऑफ द पॉकेट क्या होता है, विच फर्म पेड टू आउटसाइडर, जो आपने बाहर पे की। जैसे मैंने बोला था एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट
कोस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द पॉकेट पॉकेट कोस्ट। बुक कोस्ट डू नॉट हैव टू पे इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में पे नहीं करनी पड़ेगी, मजबूरी नहीं है आपकी उसको पे करना, उसको क्या बोलते हैं, बुक कोस्ट बोलते हैं। अर्जेंट कोस्ट यानी कि आपको अगर मान ले कि इमरजेंसी है कोई, उस टाइम जो मान ले सपोज करो मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस टाइम जो मेडिसिन का रेट अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो वो तो भी पे करना पड़ेगा। पोस्टपोनेंट कॉस्ट तो जो फ्यूचर में आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसकी आप आज प्लानिंग कर सकते हो, आप उसका रेट डिसाइड पूछ सकते हो अलग अलग शॉपकीपर से, तब वो उसको पोस्टपोन, जिसको पोस्टपोन किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, पोस्टपोनेंट कॉस्ट। मान लिया कि आपको पास आज ऑर्डर आया और आपको आज ही रॉ मटेरियल चाहिए, तो किसी कॉस्ट पे आपको लेना पड़ेगा, उसको अर्जेंट कॉस्ट। अगर मान लिया कि आपको आफ्टर 1 ईयर वो ऑर्डर पे करना मतलब डिलीवर करना है, तो आज से आपको जो मटेरियल चाहिए आप क्या करोगे, सबसे कंफर्म करके पोस्टपोनेबल कॉस्ट उसको हम बोलेंगे। शट डाउन कॉस्ट, अगर बिजनेस को टेम्परेरी बंद करना, याद रखना परमानेंट नहीं, क्या, बिजनेस को टेम्परेरी अगर आप बंद करते हो, टेम्परेरी शट डाउन करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शट डाउन कॉस्ट। और अबंडमेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं, मान लिया कि आपके पास एक मशीनरी है, आपने कोई एक्टिव लाइक बोल सकते हो आप, लाइक करपैन है आपके पास, ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है आपके गेहूं के सीजन में ही, लेकिन अगर गेहूं का सीजन चला गया तो उसके बाद जो उस मशीन की कॉस्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, अबंडमेंट कॉस्ट हम बोलते हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। काउंटिंग कॉस्ट में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेस करते हैं, जैसे मान लिया टोटल रिवेन्यू है माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये आता है आपके पास है अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्या आ जाता है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे ही इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसको तो बोलेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट, क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट, और इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास दिया गया है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट हो सकती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। आपको थोड़ा ये डायग्राम और बनाना चाहिए कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट रन एंड हैव टू इनकर इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो, जब जीरो होता है तब भी आपकी टोटल कॉस्ट होती है। देखो शॉर्ट रन के अंदर ही फिक्स और वेरिएबल का केस चलता है, लॉन्ग रन के अंदर तो सारे की सारी कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल होती है। अभी देखिए अगर मैं इसमें एक कर्व बनाता हूं आपका, इसको बोलेंगे हम, अगर हम बात करते हैं, मैं आपको डायग्राम एक बना के दिखाता हूं। देखिए अगर मैं बात करता हूं टोटल कॉस्ट, ये क्या आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, ये है आपकी क्या टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर मैं बनाता हूं इसको ऐसे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, देखो जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है पर यूनिट तो होती है ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोले की तरह, यानी कि नीचे नीचे जाते हैं, आप बोल सकते हो नीचे की तरफ मूव करेगी, लेकिन कभी भी ये इसको टच नहीं करेगी, थोड़ा ध्यान रख लेना, एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट अगर टोटलिटी के बारे में बात करते हैं, फिक्स कॉस्ट अगर टोटल के बारे में बात करते हैं तो इसका करो हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट अगर टोटल में देखें तो हॉरिजॉन्टल, फिक्स कॉस्ट अगर पर यूनिट में देखें तो डाउनवर्ड, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, किसके बारे में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट टोटल में है तो हॉरिजॉन्टल और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है तो ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेकिन कभी भी ये इस लाइन को एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट अगर टोटल में है तो ऐसे, और फिक्स अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, बस ये ध्यान रख लेना। देखिए फिक्स टोटल कॉस्ट ये जो दे रखा है इतना एरिया, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटलिटी में पूछ रखा ना फिक्स कॉस्ट, तो ये वाला डायग्राम आपको बन जाएगा, यहां पर दिया गया है। अब जो ये गैप है ये किसका है, आप बोलो सर ये फिक्स कॉस्ट का गैप है, तो ये गैप जो सेम है ये यहां पर रहेगा, ये अगर ये एरिया में ये गैप है ना
पूरा का पूरा यहाँ पर, यानी कि ये इनका गैप क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। आप क्या बोलोगे इसको, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टीसी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका गैप क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट के। आपने देखा हो तो जो टोटल कॉस्ट है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी सर, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन को जरूर चाहिए। आपका प्रोडक्शन 0 यूनिट है तब भी यहाँ पर टोटल कॉस्ट होगी। ऐसे ही लेकिन टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वही बात जैसे टोटल कॉस्ट में क्या दे रखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दे रखी थी ना। ऐसे ही एवरेज के अंदर क्या देखा, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अब आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट, क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें से करेंगे ना, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। अगर आपको वेरिएबल निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल है। ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका शेप। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। कैसा होता है, यू शेप का। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसे बनाया कैसे देखिए, तो एवरेज कॉस्ट करो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, एवरेज कॉस्ट करो, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट भी बोल देते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ये बनेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है सर, और ये बनेगा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट के बाद ये बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या बनेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बनाना है टोटल, तो ये ध्यान रखना कि ये देखो अब ये गिर रहा था ना एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये भी गिर रहा है, तो आपका एवरेज कॉस्ट भी गिर रहा है। अब इसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता रहता है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, तो ये तो या तो एवरेज कॉस्ट अब गिरेगा या फिर बढ़ेगा। तो ये ना आपस में क्या होता है, वापस से बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लग जाता है, क्योंकि सर जो रफ्तार है, जो रेट है एएफसी की गिरने की, वो कम होती है किससे, एवीसी के बढ़ने की। यानी कि एवीसी ज्यादा जल्दी बढ़ता है जबकि एएफसी कम गिरता है, इसलिए ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो जाएगा, एसी ऊपर की तरफ चला जाएगा ना कि नीचे। इसलिए एसी का कर्व भी क्या होता है, यू शेप आपका होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। मार्जिनल कॉस्ट में क्या कुछ दे रखा है, वही मार्जिनल हम पढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट n+1 और n, ये समझ में आ गया होगा ना, या फिर टोटल कॉस्ट n(n-1), ये भी कर लोगे, मार्जिनल का आपको पता ही है। तो ये कैसा शेप होता है, ये भी यू शेप का होता है। टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हम प्रोडक्शन रिवेन्यू इसको ले रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन बोल लो या फिर रिवेन्यू बोल लो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम कॉस्ट के रूप में यूज करते हैं। इसके हम किसके रूप में यूज करते हैं, कॉस्ट के रूप में। प्रोडक्शन हटा देता हूं ताकि रिवेन्यू थोड़ा सा लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिवेन्यू, क्या लिख देता हूँ, रिवेन्यू। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे शेप में दे रखा है इनवर्स यू में तो रिवेन्यू को डिनोट करता है, और यू के शेप में दे रखा है तो कॉस्ट। मोस्टली सारे करो ऐसे ही बनते हैं। ओके, तो एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि सर अगर ऐसे चल रहा है, अगर ये मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू, तो मार्जिनल रिवेन्यू तेजी से बढ़ता है किससे, एवरेज रिवेन्यू से। देखो जब बढ़ेगा ये है आपका AR, ये आपका MR। जब MR बढ़ेगा तो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा और अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा AR से पहले। AR का टॉप पॉइंट यहाँ पर है, और गिरेगा तो इससे पहले गिरेगा। यानी कि MR बढ़ता है तो पहले बढ़ता है, गिरता है तब पहले गिरता है। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करता हूँ यहाँ पर कॉस्ट के रिगार्डिंग, तो ऐसे ही मान लें कि एवरेज कॉस्ट है, तो गिरेगी तो MC जो है वो नीचे पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगी, और ये इसको फिर MC यहाँ पर हो जाए। देखो MC गिरी तो पहले और उठी तो भी पहले, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या रखना आपको ध्यान। और यहाँ पर जो कट करता है थोड़ा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कट करेगा, इसके मिनिमम पे टच कर देते हैं हमें, ये रहा MC। ठीक है, ऐसे हम लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये क्या था आपका कॉस्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहला, एवरेज फिक्स कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट नेवर विल बी जीरो। आपने याद हो
तो हमने ऐसे बनाया था, ये कभी भी क्या होता है जीरो, जैसे यहाँ से तो था आपका क्या टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट आपने ऐसे बनाया था, ये भी जीरो नहीं जाएगी, इनके कभी भी ये ऐसे मिलेंगी नहीं, ये चल जाएगा लेकिन कभी भी ये इसको टच नहीं करेगी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट वन दिया गया है व्हेन एवीसी डिक्रीज, जब एवीसी गिरती है, एवीसी कौन सी, ये रहा, जब एवीसी गिरेगी देन टीएसी ऑल्सो गिर, तो टीएसी का मतलब आप यहाँ पर एसी भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो, ये भी कम हो रही है। ठीक है जी। व्हेन एवीसी डिक्रीज, एवीसी भी डिक्रीज हो रही है, ये भी बात सही है सारी, क्योंकि देखो एएफसी डिक्रीज होती है, एवीसी डिक्रीज होती है, तभी तो एसी डिक्रीज होती है। ठीक है। एमसी ऑल्सो डिक्रीज, हाँ ये बात जरूर, क्योंकि देखो हमें क्या पढ़ के आए थे कि सर जो इसका एसी से रिलेशन करते हैं कि जब एसी गिरेगा तो एमसी उससे पहले गिरेगा। सही है जी, इसके मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया। देखो एसी का तो मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये क्या है, इसका पहले पहुंच गया। ठीक है, और जब बढ़ेगा, अब देखो यहाँ पर तो एसी बढ़ रहा है लेकिन एमसी उससे पहले बढ़ रहा है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। वही ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, क्या दे रखा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, ये देखें। ठीक है, जहां पर ये टच करता है, यहाँ पर ऑप्टिमम पॉइंट होता है, क्या होता है, ऑप्टिमम पॉइंट, या आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हो इसके पास। ठीक है, यहाँ पर जितना जहां पर टच करेगा उतनी क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, आपको याद हो जैसे शॉर्ट रन में क्या होता है, आपने अभी बनाया ना एसी, तो शॉर्ट रन में तो ऐसे लिख देंगे सिंपल। ऐसे ही लॉन्ग रन के अंदर तो आपको पता है बहुत सारे प्लांट बनाओगे आप, ऐसे चलते चलते 1 2 3 ऐसे बनाते चले जाओगे। तो ये देखो प्लांट दे रखे हैं, प्लांट ए, प्लांट 2, प्लांट 3 ऐसे दे दिए, ए 1 2 3 दे दी। अब इनको देखो, इनकी मिनिमम हमेशा एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो LAC बनेगा वहां पर जो ये जो मिनिमम यहाँ पर टच कर दिया प्लांट 1, यहाँ पर टच कर दिया प्लांट 2, ऐसे देखो, यानी कि मिनिमम तो टच करती है सी को LAC, ये तो याद रखना है। ठीक है, लेकिन जहां पर LAC का मिनिमम होगा, यानी कि आप बोलोगे लॉन्ग रन के अंदर कैसे फाइंड आउट करोगे, यू शेप का होता है फ्लैटर देन एसी, फ्लैटर का मतलब होता है ज्यादा फैला हुआ। देखो एसी ने पूरे को कवर किया हुआ, तो इसको इन्वॉल्व भी बोल देते, क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व। ठीक है, इन्वॉल्व का मतलब लिफाफे की तरह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर अब मैंने ये बनाया LAC, तो LAC का जो मिनिमम है, ठीक है, इस पे जो शॉर्ट रन का ऐसी करो टच करेगा ना, वहां पर ऑप्टिमम आउटपुट होगा, वहां तक। यानी कि आपको लॉन्ग रन के अंदर प्लांट 1 2 तक जाना, 3 पे जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने टच कर दिया है। ठीक, इसके बाद क्या होगी, कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा ही आपको ध्यान में रखना चाहिए।